स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा तो पहले उन्होंने रोकने की कोशिश की और फिर जब नई बात बनी तो जाते जाते उन्होंने कहा कि इसे काट देना। क्यों काटे भाई, ऑपोजिशन की हर खबर लगती तो आपकी क्यों नहीं। मैं वजीर आजम के चैम्बर के बाहर खड़ा था तो वजीर ने आकर गिला किया। उसने कहा मुल्क की तारीख में ये पहली बार हो रहा है, क्या ये बड़ी खबर नहीं थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कानून साजी के लिए ये मुश्तरका इजलास क्यों बुलाना पड़ता है, तो इसका जवाब भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कंफर्म खबर आपको बता रहा हूं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त भी, रात गए इस टाइम भी मामला तय किए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ डेफर होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 नवंबर और दिन है मंगल का। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये गुफ्तगू कहाँ और किसके लिए की, पूरे एतमाद, बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराते हुए एक जुमले में कहा गया ये पैगाम किसके लिए था। अहम तरीन मैच में अब सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल तो देख लिया, लेकिन यकीन करिए कि कल होने वाला सियासी फाइनल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। आज मंगल का दिन है लेकिन फिर भी काबीना का इजलास नहीं हुआ। ये इजलास मनसूख करके वज़ीर आज़म ने पूरा दिन कहाँ गुजारा, ना बनी गाला, ना वज़ीर आज़म ऑफिस, ना वज़ीर आज़म हाउस। कुछ अहम मुलाकातें कहाँ पर हुई, ये सब आपको बताऊंगा और साथ ही कुछ दिलचस्प फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा जब सवाल पूछने पर एक वफाकी वज़ीर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये ना पूछो, बल्कि जाते जाते कहा कि ये काट दो, वीडियो काट दो। लेकिन सच तो आप लोगों को दिखाना है, चाहे वो हुकूमती साइड से आए या अपोजिशन साइड से आए, तो ये काटने वाला सिलसिला तो नहीं होगा। जो जिस तरह के विजुअल थे वो सारे आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और हुकूमती वज़ीर का एक गिला दूर करना है आप लोगों के तवस्सुत से। आज जब मैं पार्लियामेंट हाउस में गया तो एक वज़ीर से मुलाकात हुई और उन्होंने गिला किया। आज उन्होंने कहा कि वैसे तो आप अपने चैनल पर अपने वीलॉग्स में बड़ी मुस्बत चीज़ें दिखाते हो, लेकिन कल हमारी हुकूमत ने एक तारीखी फ़ैसला किया, लेकिन उसे आपने अपने वीलॉग में कवर नहीं किया। पहली बात तो ये जानकर अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा वीलॉग पूरा देखा, लेकिन जब मैंने फिर पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं कवर हुई तो उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद सेल टैक्स को 0 पर कर दिया है। क्या ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर नहीं है? जो काम हमारे हमसाया मुल्क में नहीं हो सका, दूसरी बड़ी बड़ी मईशतों में नहीं हो सका, वो इमरान खान ने कर दिखाया। क्या आप इसे अपने व्लॉग का हिस्सा नहीं बना सकते थे? तो सच्ची बात यह है कि उनका ये गिला जायज़ भी है और मैंने कल इसके ऊपर व्लॉग रिकॉर्ड भी किया था। मेरे पास अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन लंबी होने की वजह से मैं उसे कल के व्लॉग में शामिल नहीं कर सका था। तो जनाब, जो ड्यू क्रेडिट है वो दिया भी जाना चाहिए और मुल्क की तारीख में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर आयद सेल टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, यानी 0 के फिगर पर ले आए। और ये फैसला गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त हुआ जब महीने की 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए के इजाफे की समरी लेकर मुशीर खजाना शौकत तरीन वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। उनकी मुजव्वज़ा समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में कम अज़ कम 5 रुपए तक का इजाफा करने की दरख्वास्त की गई और उसकी मंजूरी की सूरत में पेट्रोल की जो नई कीमत थी वो तकरीबन 150 रुपए 82 पैसे हो जाती है, यूँ कह लीजिए कि 151 या 152 रुपए तक चली जाती। लेकिन वज़ीर आज़म ने उस तजवीज़ और समरी को मुस्तरद कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि अगर ये समरी मुस्तरद हो रही है तो पेट्रोल की कीमतें बरकरार किस तरह से रखी जाएं? फिर क्या हुकूमत अपनी तरफ से सब्सिडी देगी? तो पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के लिए फिर ज़रूरी था कि हुकूमत अपना आयद किया गया टैक्स वापस ले, जो वो पहले ही काफ़ी हद तक कम कर चुकी थी, उसे मज़ीद कम किया जाए। तो फिर मुशावरत हुई और उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि पेट्रोल पर आयद सेल टैक्स ख़त्म करके रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया जाए। ये बात फैक्ट भी है और सब मुआशी माहिरीन जानते हैं कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी हुकूमतों को चलाने के लिए या अपने टैक्सेस के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्स का है। यानी पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा टैक्स आवाम पेट्रोल के ऊपर ही देती है। तो अब इस सूरत हाल में अगर आप मुझे जानिबदार कहना चाहें तो बेशक शौक से कहें, लेकिन इस फैसले के बाद रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि वज़ीर आज़म ने आवाम को रिलीफ मुंतकिल करने की हर मुमकिन कोशिश की है इस पेट्रोलियम मसनूआत के मामले में, क्योंकि मुआशी माहिरीन हैरान थे और वो भी नहीं चाहते थे, वो इस फैसले से नाखुश हैं क्योंकि इसका अल्टीमेट असर हुकूमती ख़जाने पर ही पड़ने वाला है। अभी तो आवाम के रिलीफ के पेश नज़र ये फ़ैसला उठाया गया है, लेकिन
कल जब मुल्की ख़जाने में रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात होगी तो हुकूमत उसमें बहुत पीछे रह जाएगी। कल इस हवाले से होने वाला जो इजलास था मैं उसे कवर भी कर रहा था, तो उस इजलास के बाद जब हुकूमती रहनुमा बाहर निकले वज़ीर आज़म हाउस से तो उनसे मैंने बात भी की। उन्होंने क्या बताया था ज़रा ये सुनिए, फिर कुछ अहम सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फुटेजेस आपको दिखाऊंगा। इजलास के दौरान ही आपको बताया गया कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे इस बार? जी, और ये भी बताया गया कि वज़ीर ख़जाना ने ये बताया कि जो पेट्रोल पे लेवी थी और जो उस पर टैक्स था, सेल्स टैक्स, वो ज़ीरो कर दिया, जिसकी वजह से वो ₹2.5 की ब्रीफ आया हुआ था, ₹2.5 का उधर से ओगरा से, उसको रिजेक्ट करके ताकि लोगों को कुछ रिलीफ। तो जनाब वीडियो आपने देख ली, उम्मीद है कि अब हुकूमती वज़रा का गिला जो था वो दूर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अहम सियासी मामलात के हवाले से। एक अहम सियासी मैच जो कल दिन 12 बजे होने जा रहा है, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुश्तरका इजलास के हवाले से एक फ़ाइनल टाकरा। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको अभी बता देता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय हो चुके हैं। ये कंफर्म खबर मैं आपको बता रहा हूँ, और इन तय होने वाले मामलात के नतीजे में जो फाइनल वज़ीर आज़म इमरान खान से अप्रूवल ली गई थी कि जनाब ये बिल हम लेके जा रहे हैं, उसमें से कोई एक आध बिल जो है हुकूमत वापस लेने वाली है। कुछ ना कुछ हुकूमत वापस लेगी और ये ले दे के नतीजे में अपोजिशन से मामलात तय किए गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वफाकी काबीना का होने वाला अहम इजलास मुलतवी किया और सीधे पहुंचे पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में। बहुत कम जाते हैं वहाँ, लेकिन आज उनका पूरा दिन वहाँ पर गुजरा। ना बनी गाला, ना वज़ीर आज़म हाउस, ना वज़ीर आज़म ऑफिस, बल्कि आज पार्लियामेंट का चैम्बर उन्होंने संभाला, और संभालना बनता भी था क्योंकि 56 नुकात पर मुश्तमिल एक तारीखी एजेंडा कल ऐवान में लाया जा रहा है। एक तारीखी कानून साजी हुकूमत करने जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी कमेटी और कानूनी टीम के कुछ अहम अराकीन को बुलाया गया और शुरू हुई अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती प्लान पर मुशावरत। मैं और मेरे साथी रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और हम दिन भर ये एक्सरसाइज होते देख रहे थे कि कानूनी माहिरीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, बहुत अहम शख्सियात की आज भागदौड़ होते वहाँ पर देखी। आप में से कल कुछ लोगों ने पूछा था कि हुकूमत ये मुश्तरका इजलास बुला क्यों रही है, तो उसका जवाब है बहुत ही सादा। अगर कुछ लोगों को टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता तो मैं उनको समझा देता हूँ। पार्लियामेंट में 2 ऐवान है, एक सेनेट और दूसरा कौमी असम्बली। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला बिल तब तक लागू नहीं हो सकता या हतमी शक्ल में नहीं जा सकता जब तक उसको सेनेट के अराकीन भी मंजूर ना कर दे, यानी कौमी असम्बली और सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर होने वाला बिल ही कानून बन सकता है। अब हुकूमत के पास कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत पार्लियामेंट के ऐवान में मौजूद नहीं है, इसलिए जब भी किसी ऐसे मामले पर आकर हुकूमत फंस जाती है तो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन मुश्तरका तौर पर बैठकर कानून साजी के हक में वोट देते हैं। तो अगर हुकूमत के पास कौमी असम्बली में सीटें कम हैं या अददी अक्सरियत नहीं है या कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत नहीं है, लेकिन सेनेट में उनके अराकीन ज़्यादा हैं, तो जब मुश्तरका तौर पर यह इजलास होता है तो फिर हुकूमत के पास मतलूबा तादाद उनको मिल जाती है कानून साजी करने के लिए। इस हुकूमत के पास सेनेट में अच्छी खासी अक्सरियत आ चुकी है, इसलिए ये कानून साजी करने के मामले पर फिर मुश्तरका इजलास बुला लेते हैं ताकि अददी बर्तरी में इनको मात ना दी जा सके। लेकिन अगर हुकूमत के पास अददी अक्सरियत ना हो तो फिर हुकूमत को इत्तेहादियों पर इन्हिसार के साथ साथ जोड़ तोड़ भी करना पड़ता है, और ये जोड़ तोड़, राब्ते और मुलाकातें जब शुरू हो रही थी तो हम चूँकि वहाँ पर मौजूद थे इसलिए ये सारे मामला देख रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम को बुलाया, वज़ीर आला पंजाब को बुलाया, असद उमर, फवाद चौधरी और स्पीकर कौमी असम्बली भी पहुँच गए। इसी सारे मामला को हम कवर कर रहे थे तो एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। इन मुलाकातों के दौरान फवाद चौधरी के हवाले से खबर आई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके माजरत कर लिया है जो इल्ज़ामात उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आयद किए थे। 2 वज़रा ने किए थे ना, फवाद चौधरी और आज़म सवाती। फवाद चौधरी ने तो माजरत कर ली, लेकिन दूसरे वज़ीर बचे आज़म सवाती। वो आज थोड़े से वहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो रही थी, आ रहे थे, जा रहे थे, उसी राहदारियों में हम भी थे, तो उनको देख रहे थे, थोड़े परेशान दिखाई दिए। इन सारे सियासी मामलात के हवाले से जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए, बड़े पुरएतमाद लगे। लेकिन जैसे ही हमने उनसे ये पूछा कि जनाब इलेक्शन कमीशन से फवाद चौधरी साहब ने तो माफ़ी मांग ली है, आपका क्या इरादा है, तो वो इस सवाल पर थोड़ा मुस्कुराए, फिर खामोश हुए और शुक्रिया अदा करते हुए जाने लगे, और फिर जाते जाते कहा कि ये काट देना।
باقی کو اسے بتا دیں فواز صاحب نے آج معذرت کر لی ہے الیکشن کمیشن سے, آپ بھی معذرت کریں گے, کیا کریں گے؟ مہربانی سر اس کو کاٹ دیں بھائی. ایسے کیسے کاٹ دیں بھائی؟ لوگوں کو سچ تو پورا پہنچنا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومتی سچ ہم چھپا کے ادھر رکھ لیں اور اپوزیشن کے حوالے سے ایسی فوٹیجز ہم ہیڈ لائنز میں دکھائیں. تو آپ کی فوٹیج بھی چلے گی, تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. خیر, آگے چل کر آپ کو وزیر اعظم کی گفتگو بھی دکھاؤں گا. جب ان ملاقاتوں کے اختتام پر وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ کی انہی راہداریوں سے جانے لگے تو صحافیوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا. عموماً ہو ہی جاتا ہے ایسے, تو وہ کم بولتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی بولوں اور ایسے ہی نکل جاؤں. لیکن آج صحافی عمر جٹ جو ہمارے دوست بھی ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر سے درخواست کی کہ کبھی کبھی کامنٹ کر دیا کریں. تو وزیر اعظم کا بھی تھوڑا موڈ شاید اچھا تھا اور سارے معاملات چونکہ بیک اینڈ پہ سیٹل ہو چکے تھے, اتحادی بھی سارے آن بورڈ اور سارے معاملات طے ہو چکے تھے, تو وہ تھوڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. تو عمر جٹ کے اس کامنٹ پر اور اس سوال پر کہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے کیسی تیاری ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیت کے لیے میدان میں اترتا ہے. کیا کہا انہوں نے, پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں, پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. سر کل کے اجلاس کے لیے سر آپ کو یہ کمنٹ کیجیے گا سر, کتنے پر امید ہے سر؟ سر کبھی کبھی کمنٹ کر جایا کریں سر. جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا, وہ جب قدم رکھتا ہے نا گراؤنڈ میں, تو وہ ہمیشہ سمجھتا ہے وہ جیتے گا. تھینک یو سر. تو جناب وزیر اعظم کا یہ جملہ اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے. یہی پیغام تھا اور یہی باڈی لینگویج تھی جو وزیر اعظم دینا چاہتے تھے اپنے اتحادیوں کو بھی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی, بالخصوص پی ڈی ایم کو بھی, کہ کل پوری تیاری سے مقابلہ ہوگا. اپوزیشن اتحاد نمبرز گیم میں کامیاب ہو سکے گا یا حکومت کو ہی ہار ماننی پڑے گی, اس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں یعنی 12 گھنٹوں کے اندر اندر ہو جائے گا. لیکن وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اپوزیشن سے حکومت کا رابطہ ہو چکا ہے اور اسٹریٹجی کے مطابق اپوزیشن کی مرضی کے مطابق انہیں اسپیس دی جا رہی ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ طے ہو گئے ہیں, بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو سپیس دی جا رہی ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیں. ہم اپوزیشن کو بھی بہت بڑی سپیس دے رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے, آج بھی اپوزیشن آئی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ کل 56 نکاتی ایجنڈا, اس کو لے کے ہم پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں. تو جناب شہر اقتدار کا ماحول ویسے تو کافی ٹھنڈا ہے, لیکن سیاسی اعتبار سے بڑا گرم ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ آج ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق پنجاب سے ہے, یعنی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی کے اعزاز میں ایک عشائیہ دے رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور وزیر اعظم کی بھی دوسری طرف اتحادیوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اور انہوں نے یقین دلا دیا ہے وزیر اعظم کو کہ وہ قانون سازی کے معاملے پر حکومت کو سپورٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری قوت سے اس بار حکومت کا مقابلہ ہوگا اور یہ جو سیاہ قانون سازی حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو روکیں گے, قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے ہم نے بھی حکمت عملی طے کر لیا, ایسا کہنا ہے اپوزیشن کا. انہوں نے اپنے تمام ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے. آلدو کہ بہت سارے ایسے مواقع پہ ان کے اپنے ارکان ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ, تو اس کا الزام وہ پھر بہت ساری مقتدر طاقتوں کے اوپر دھرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے کچھ اہم بیانات ابھی بھی آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کرنے والی حکومت گرتی ہوئی دیوار ہے اور اسے سہارے سے نہیں بچایا جا سکتا. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی بلکہ چلائی جا رہی ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ملکی حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. اتحادی جماعتوں کو ریاستی ادارے مجبور کر رہے ہیں اور اداروں کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ 19 نومبر سے پہلے آخر اتنی جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے 19 نومبر کو کیا ہونا ہے, کون سی پوسٹ تبدیل ہونی ہے, تو ان کا اشارہ بھی اسی طرف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور سیاست میں ناجائز مداخلت ہو رہی ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ شکایت کرنا تو پھر ہمارا حق ہے اور قانونی راستہ بھی وہ اختیار کریں گے.
तो देख लें, कर लें, अपना पूरा शौक करें, जिस तरह से अपोजिशन के सारे हकूक़ हैं उन्हें वो इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। आखिर में जाते जाते इख्तिताम अच्छी खबर के साथ, और ये अच्छी खबर है क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए कि पाकिस्तान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल चुकी है। यानी वो टीमें जो रूट कर यहाँ से गई थीं बहाने बना बनाकर, अब वो सारी वापस आएंगी, क्योंकि 25 साल के बाद पाकिस्तान को इस इवेंट की मेज़बानी मिली। इससे कबल पाकिस्तान ने 25 साल पहले यानी 1996 में ICC के एक इवेंट की मुश्तरका तौर पर मेज़बानी की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इज़ कमिंग होम, क्रिकेट इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ICC के इवेंट को अच्छे से होस्ट करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह 2025 में, ऑल्दो के वक्त है, लेकिन क्रिकेट इंशाल्लाह वापस आ रही है। और भी बहुत कुछ है, कल बताऊँगा आपको। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।